मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो कितनी है और जो अब कानून बन गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जी की भी मोहर लग गई है। जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया था संसद में राष्ट्रपति की राष्ट्रपति जी की मोहर के बाद उसके ऊपर एक कानून ने अब अपना रूप ले लिया है और 10 पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में लगी है। उसमें कांग्रेस ने भी लगाई और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी और बहुत से लोगों ने। और उसके पीछे षड्यंत्र क्या है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि इतनी जल्दी लोगों को क्या है, इतना भय क्यों है। क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी कि धर्म के नाम पर कि इस्लाम खतरे पे, क्योंकि वक्फ बोर्ड से आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पे क्योंकि मुस्लिम इकट्ठे होते हैं, वो पसमानदा हो, अशरफिया हो, सद्दाम हो और जो भी उनकी बिरादरी है, शिया सुन्नी जो भी, वो सब एक हो जाती है। लेकिन वैसे उनका इससे कोई मतलब नहीं। तो आज रिसर्च से, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ नेताओं के पोस्टमार्टम किए थे तो आगे भी करते रहेंगे संसद में, लेकिन एक विशेष रिपोर्ट, क्योंकि एक गलतफहमी थी अधिकतर लोगों को जेपीसी बनने से पहले। मैंने भी वीडियो बनाई थी और यह कहा था कि 4.5 लाख एकड़ जमीन थी, 9 लाख एकड़ हो गई। लेकिन अब जो संसद में माननीय गृह मंत्री ने, देश के अमित शाह जी ने, वो पढ़ा जब अपना भाषण, तो उसमें उन्होंने बताया कि 38 लाख एकड़ जमीन है। कहां तो हम लोग सोच रहे थे कि 9 लाख एकड़ जमीन है और देश में तीसरे नंबर की जमीन है, जिसमें रेलवे के बाद सुरक्षा यानी कि सेना की जमीन, जिसमें कंटोनमेंट वगैरह और उनकी छावनी और सब कुछ आता है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। लेकिन देखने में आया कि 38.5 लाख एकड़ जमीन होना, यानी कि ये सबसे पूरे देश की जमीन के बाद दूसरे नंबर की जमीन है। इतनी जमीन है कि केरल से भी बड़ा एक राज्य बन जाए, इतनी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, कुछ आंकड़े आज निकाले जैसे इधर उधर से, तो सदन की के पटल की जो रखा है, तो सदन के भी आंकड़े आए हैं कि इतनी जमीन कैसे है। इसके पीछे कुछ मैं आंकड़े आपको बताऊंगा कि इतना बड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा एक घालमेल भी है। वो 8,72,000 के करीब प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी है, लेकिन जमीन 38.5 लाख से भी ज्यादा है। अब इस विषय में हम बात करते हैं कि कितना झोल है। एक विषय पे मैं आपको बार बार बताऊंगा कि जैसे बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,70,000 एकड़ जमीन है बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास। और प्रॉपर्टीज कितनी है उनके पास? 6800, यानी 6800 लोगों ने दान की जमीन। 1,70,000 एकड़ जमीन, यानी कि एक व्यक्ति की एवरेज में 25 एकड़ जमीन दान दी। वैसे तो कहते हैं कि मुसलमान तो बहुत गरीब है, गुर्बत में जी रहा है, लेकिन लगभग औसत अगर निकालेंगे उसकी, किसी ने 5 दी होगी, किसी ने 50, औसत आती है 25 एकड़ जमीन। एक व्यक्ति ने, एक परिवार ने 6800 प्रॉपर्टी में 1,70,000 एकड़ जमीन, यानी 25 एकड़ के करीब। वो गरीब कहां है या वो अमीर भी है? तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए लैंड सीलिंग के अनुसार कि इतनी जमीन जिसने दान दी है उसके पास ये जमीनें आई कहां से? क्या वो परिवार, अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, उन परिवारों की भी जांच करनी चाहिए जिनके नाम से ये प्रॉपर्टी, जिन्होंने कहा है कि ये जमीन उनके नाम से उनके पास है, कि ये परिवारों ने वक्फ की है। अब इसी तरह से झोल दिखाता हूं, कुछ सभी आंकड़े पटल पर मौजूद हैं संसद के, तो उसमें से कुछ आंकड़े, बड़े मजेदार आंकड़े हैं, आपको भी शायद ठीक लगे उस विषय को जानना, क्योंकि देश को इन बातों को जानना ही चाहिए कि ये एक्ट जरूरी क्यों था। अब इसके बाद आइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास है और वो
32,000 परिवारों ने दी है, यानी कि एवरेज 10 एकड़ जमीन किसने दी है? 10 एकड़ जमीन एक परिवार ने औसतन वक्फ बोर्ड को दान की। तो वो 32,000 परिवार कौन है जिन्होंने वो जमीन दान दी? क्योंकि 1950 तक तो जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा ही रहा, जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा ही रहा, कभी मुस्लिम शासक वहां नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में हिंदू शासक का राजा था, और कहते हैं कि जो जमीन पहले राजा के पास ही होती थी। तो ये 32,000 परिवार कौन है जिन्होंने 3.5 लाख एकड़ जमीन दान कर दी? उसके बाद कर्नाटक में देखिए 6 लाख एकड़ जमीन, 62,000 प्रॉपर्टी है, वहां भी लगभग यही एवरेज आएगा औसतन 10 एकड़ का। मध्य प्रदेश 7.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब बात करेंगे गुजरात की, जिसको बहुत बड़ा गुजरात मॉडल भी है और अपने आप में 9.25 लाख एकड़ 8.75 लाख एकड़ जगह गुजरात में लगभग 40,000 परिवारों ने, यानी 40,000 प्रॉपर्टी हैं, मान के चलिए 20 से 21 एकड़ औसतन एक परिवार ने वो जमीन दान की है। तो क्या इन परिवारों की जांच नहीं होनी चाहिए? या जो मुसलमान यहां से छोड़कर चले गए पाकिस्तान, क्या उन्होंने दान की? या पाकिस्तान नहीं गई, वहीं रहते हुए अपने पीछे अपने परिवारों के लिए वो छोड़ के ही नहीं गए और सबने वो जमीनें दान कर दी? उसके बाद एक और जबरदस्त आपके संज्ञान का विषय भी है और बड़ा आपको लगेगा, मणिपुर की चर्चा होती है। मणिपुर के अंदर मुस्लिम आबादी 2 लाख है, लगभग 2 लाख है। वहां के 1,000 परिवार ने 2 लाख की टोटल आबादी है, तो लगभग 30-40 हजार परिवार ही होंगे, क्योंकि मुस्लिमों में ये तो मैं हिंदू की बात कर रहा हूं कि एक परिवार में औसतन 4-5 लोग होते हैं, तो मुसलमानों में तो और भी ज्यादा होंगे, हो सकता है कि केवल 20,000 परिवार ही हो। मोटा मोटा जो आबादी है 2 लाख है। 1,000 परिवार ने दान की 10,000 एकड़ जमीन। 10,000 मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य है, वहां भी 1,000 परिवारों ने, यानी औसतन 10 एकड़ जमीन दान की एक परिवार ने, यानी एक व्यक्ति ने। तो 10,000 एकड़ जमीन है जहां पर आबादी केवल 2 लाख है। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगेगी आसाम में, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन आज के दिन लगभग 35 से 40% हो गई है। आसाम का सारी डेमोग्राफी चेंज है, तो इस समय बंगाल और पश्चिम बंगाल और आसाम में पता ही नहीं कि सबसे ज्यादा आबादी बंगाल में है या आसाम में। इतनी आबादी है, लेकिन आप वहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। यानी एक धुबरी लोकसभा से तो 11 लाख वोटों से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया था, क्योंकि वो पूरी मुस्लिम वो है, जहां पर वो अजमुलुद्दीन जीतता था वहां से, तो लेकिन वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। वहां की आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 6,000 एकड़ जमीन आसाम में वक्फ बोर्ड के पास है। 2600 लोगों ने दी है। कितनी? 6,000 एकड़। वहां मुसलमान मानते हैं इस्लाम को, मुस्लिम है, वहां दान की कितनी होनी चाहिए? जहां 35 से 40% आबादी हो जिस स्टेट की, वहां पर केवल 6,000 एकड़ वक्फ को दान मिली। जहां मुसलमान है वहां दान है ही नहीं। और मणिपुर में 10,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये अपने आप में इस प्रॉपर्टी लैंड का कितना बड़ा झोल यहीं से समझ आता है कि जहां मुसलमान है वहां तो क्या है कि जमीन दान नहीं की गई, लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी भी कम है वहां पर। इसी तरह असम के साथ साथ जुड़ता एक और बताता हूं, वो भी बॉर्डर स्टेट ही है अपना, पंजाब में 75,000 प्रॉपर्टी है और 3.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 3.5 लाख एकड़। और पंजाब की आबादी लगभग 5 लाख है मुसलमानों की। 5 लाख आबादी पर 3.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास। ये जगह कहां से आ गई? कुछ समझ में किसी के नहीं आएगा। ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रहे हैं, उसका भी एक बड़ा कारण यही होगा, क्योंकि सारा अपने आप में घालमेल है। इसी तरह से
तमिलनाडु की हम बात करें तो 6.5 लाख एकड़ जमीन, लगभग 66,000 प्रॉपर्टी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो कभी मुस्लिम शासक भी नहीं रहे और जितने भी आक्रमण हुए वो उत्तर भारत से ही हुए। साउथ में यानी दक्षिण भारत में समुद्र से मुगलों का या किसी का कोई हमला उस प्रकार से नहीं हुआ। वहां पर आज भी मंदिर और मंदिर की जमीनें सुरक्षित हैं। तो वहां पर भी 6.5 लाख एकड़ जमीन, जो भी पीछे आपने ध्यान किया होगा कि तमिलनाडु के एक गांव का जो 1500 वर्ष पुराना मंदिर है और पूरे गांव की जमीन, एक किसान बेचने गया कि मेरी जमीन मुझे बेचनी है, बेटी की शादी थी, आपने बहुत बार सुना होगा ये किस्सा कि मेरी बेटी की शादी है तो मुझे जमीन बेचनी है। जब वो गया तो वो बोले जमीन तो आपकी है ही नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और पता किया तो पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का निकला और वहां पर 1500 वर्ष पुराना मंदिर, उस पर भी वक्फ बोर्ड का दावा था कि ये तो वक्फ बोर्ड का मंदिर है। इस्लाम को आए अभी 1400 वर्ष हुए हैं, लेकिन 1500 वर्ष पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड का है। ये अपने आप में कितना बड़ा लैंड जिहाद कहो, जमीन का घोटाला कहो, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो कितना बड़ा पेच, कितनी बड़ी झोल। ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उनको एक एक प्रॉपर्टी को चेक करवाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी, और जिन लोगों ने दान दी है 25-25 एकड़, उनकी भी जांच हो उसके एक्ट के तहत कि आपके पास प्रॉपर्टी थी कैसे, आपके पास कहां से आई कि आपने ये दान कर दी ये प्रॉपर्टी। और आप देखेंगे उत्तराखंड में केवल 21 एकड़ जमीन, केवल 21 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और वो 5000 परिवारों ने दी है। यानी कि 5-5, 7-7 गज भी एक परिवार के दान में हिस्से नहीं आ रही देने में। किसी ने 2 गज दिए, किसी ने 5 गज दिए। यानी केवल 21 एकड़ जमीन है 5000 परिवारों के पास उत्तराखंड में। लेकिन तमिलनाडु और पंजाब और जैसे मैंने जम्मू कश्मीर और मणिपुर की बात की, तो यानी कुल मिला के इतना बड़ा ये खेल इस वक्फ बोर्ड के सहारे इस देश के ऊपर जमीनों को कब्जा करने का चल रहा था। मुझे लगता है कि ये अभी भी बहुत कमियां होंगी इस एक्ट में भी, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए उस हिसाब से। इतना बड़ा झोल कैसे ये लोग कर सकते हैं, इतनी जमीनें कहां से आ गई। 38,16,000 प्रॉपर्टी जो अमित शाह जी ने 38 लाख के करीब बताई थी, उनके संसद के पटल पर है। उसमें क्या है, मदरसे भी हैं, कुछ कब्रिस्तान है, मस्जिद है और कृषि की जमीन है और दुकानें हैं, मकान है। 1,40,000 जो प्रॉपर्टी है वो कृषि की है। वो ऐसे कौन से किसान थे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी दान कर दी, उनकी भी जांच हो। 1,10,000 के करीब लगभग दुकानें, यानी अपनी दुकान दान कर दी वक्फ को। 1,10,000 दुकानें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के पास हैं, जो वक्फ बोर्ड अपनी बताता है। ऐसे ही 90,000 मकान वक्फ बोर्ड, यानी लोगों ने अपने मकान वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दिए, दान कर दिया। हम अपनी भाषा में बता रहे हैं क्योंकि वक्फ भी कई बार समझ नहीं आता। तो ऐसी क्या जगह थी जो इतनी दान हो गई, जबकि वो तो अपने आप में कहते हैं हम तो एक सच्चर कमेटी के अनुसार की बड़ी गरीब कौम है। और दान के मामले में 38 लाख एकड़ जमीन जिसके पास हो, यानी कि हमने तो यही सुना था अभी तक कि देश में तीसरी नंबर की जमीन है, लेकिन ये देश में रेलवे और सुरक्षा से भी बड़ी जमीन है। एक विषय और आता है भाई साहब, इसलिए इसमें क्या होगा कि अगर इसकी जांच होगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, पूरी तरह अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। और एक बात और है, जो 8,72,000 प्रॉपर्टी है उसमें से 4.5 लाख प्रॉपर्टी का कोई भी रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास किसने दान दी, क्या थे इसके पिछले कागज, बस हमारी है। और 4,13,000 प्रॉपर्टी तो चढ़ी भी नहीं हुई, या तो वो खुद का किसी ने वक्फ की, वो चढ़ाई नहीं है उनकी जो वक्फ बोर्ड में, और अपने पास रख गए। वो एक बहुत बड़ा विस्तृत जांच का दायरा बन सकता है कि इतना बड़ा घोटाला ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग, अभी आपने बहुत समय से ये विषय चल रहा है, तो मित्रों आपने देखा होगा कि वो बार बार कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे लगता है ये मामला ओवैसी ने ही किया था। आजकल एक बड़ा मीम चलता है कि ओवैसी दुश्मन है।
वो कह रहा था 90-95% के तो हमारे पास कागज ही नहीं है, तो हम दिखाएंगे कहाँ, ये सरकार हमारे को। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, मुसलमानों में हर बात लिखने का प्रावधान है उनके यहाँ। मुसलमानों में कोई भी शादी यानी निकाह होता है तो उसको लिखित में देना होता है, लिखा जाता है। एग्रीमेंट जो उनके शादी के बीच में होता है तो लिखत होती है कि कितने में मेहर में ये शादी हुई, और पूरा लिख के साइन होते हैं। इनका तलाक भी होता है, तलाक़े बिद्दत अब तो खत्म हो गई, तलाक़े मिस्र जो भी इनके तलाक होते हैं 3-4 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के तलाक होते हैं, केवल एक तलाक नहीं होता। तो उस तलाक को भी तलाकनामे को लिखा जाता है, और जो वक्फ करता है उसको भी लिख कर देना होता है। जैसे निकाह में इनके यहाँ कहा जाता है मुसलमानों के यहाँ कि अगर शादी को यानी निकाह को अगर लिखा नहीं है उसका अंदर कागज के अंदर, तो लिव इन रिलेशन जैसा संबंध होगा जो कि इस्लाम में मंजूर नहीं, उसको निकाह माना ही नहीं जाता। और तलाक को भी इसी तरह है। और फिर और जो वक्फ करता है वो भी लिखना जरूरी होता है। और ये लोग कह रहे हैं, आज से नहीं, ये शुरू से परंपरा है, और ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो इसके कागज ही नहीं है। जब तक यहां लिखा ना जाए तब तक उसकी कोई स्वीकृति नहीं है, वो हराम की चीज मानी जाती है। तो फिर आपके पास इसके कागज क्यों नहीं है? यानी कितना बड़ा लैंड जिहाद और कितना बड़ा खेल इस वक्फ बोर्ड के नाम पर इस देश में चल रहा था, नहीं कहूंगा, चल रहा है। तो इस पे भी बड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये विषय ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के अंक में इतना ही। सबको जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।